आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहला, जो इस वक्त मार्का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर का जलसा उसे यकीनी तौर पर कामयाबी के साथ अबूर किया। अब देखना ये होगा कि जो मुतालबात और जिस तरह का सियासी मंजरनामा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हवाले से ऐलानात की शक्ल में हमारे सामने रखा है, इस पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम देती है। दो लोगों ने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया है अली अमीन गंडापुर की बातों का, जो इमरान खान की रिहाई से मंसूब है। ये क्या रिएक्शन था, इसका भी जायजा रखेंगे। और फिर राय साहब, इमरान खान को लेकर एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि ये खास किस्म की लॉबी से ताल्लुक रखते हैं। दो बयानात आए हैं, इन दोनों बयानात के ऊपर कितनी सदाकत है और ये लोग जो बयानात जारी कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर, इनका अपना माजी में क्या किरदार रहा, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर फजलुर रहमान, एक बार फिर रियासती प्रोटोकॉल में राय साहब इनका जलसा हुआ और मजहब के प्लेटफॉर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे। ये पैगाम क्या था और जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, यानी रियासती प्रोटोकॉल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी गई और इन्होंने सिविल नाफरमानी की बात भी की है, तो क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा या कोई केस किसी अदालत में चलाया जाएगा, इसका भी जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो अली अमीन गंडापुर का खिताब। मैं एक आपकी इजाजत से एक नक्शा अपने सुनने वालों के सामने रख दूं कि असल में इस्लामाबाद में हुआ क्या। राय साहब, तकरीबन 30 मकामात को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया और फिर जो काफले पंजाब से आए वो किसी न किसी तरह पहुंचे। जीटी रोड चूंकि करीब था, जिस मकाम पर जलसे की इजाजत दी गई, वो मैदान में मौजूद थे। लेकिन जो काफले केपीके से आने थे, इनको सिर्फ एक रास्ता दिया गया। और खबर यह भी है कि कुछ मकामात के ऊपर झड़पें भी हुई हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है उसने एफसी को भी तलब किया। और जो इरफान मेमन साहब हैं, डीसी इस्लामाबाद, उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने नोटिफिकेशन जो एनओसी जारी किया गया था 1 घंटा पहले ही टेलीविजन पर आ गए। उन्होंने कहा कि बंद करो ये सब कुछ और नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राज साहब, अब मजिस्ट्रेट की नोटिफिकेशन और फिर हुकूमत की तरफ से ऐलान ये किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी इंतजामिया के खिलाफ और पर्चे दर्ज होंगे लोगों के खिलाफ और 3 साल इसकी सजा, ये टेलीविजन पर बाकायदा तौर पर कहा गया है। अच्छा, ये सब चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं क्योंकि ये इख्तियार था, ये हक है हर पाकिस्तानी का कि वो एहतजाज करे, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 1 करोड़ है। और आप जब ये कहते हैं ना कि अनलॉफुल असेंबली थी और हम इनके गिर्द घेरा तंग करेंगे और एक कानून आ गया है, तो पता चल रहा है कि हुकूमत ने क्या प्लानिंग की थी। ये ट्रैप था जिस ट्रैप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिछाया गया रहा है। सब हैविंग सेड दैट, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा, इनके टेलीविजन चैनल्स पे तो खबरें नहीं चली, जलसे लाइव नहीं दिखाए गए, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हर चीज लाइव थी, जहां से इन्होंने डॉलर बनाने, क्योंकि इनको मालूम है कि पाकिस्तान की पूरी जो यूथ है और आवाम वो देखना चाहती है कि इस जलसे में हुआ क्या, टीवी पे ना दिखाओ लेकिन यूट्यूब पे दिखाओ और डॉलर कमाओ। ये इनकी पॉलिसी आज रही। आज अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किया है और एक डेडलाइन दे दी है, वो ये कहते हैं कि हम हर सूरत इमरान खान को रिहा करवाएंगे और हमें ताकत के जोर पर अपना मैंडेट चोरी होने नहीं देंगे। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, हम ये जिहाद करेंगे। एनआरओ देने वाले हार चुके, बानी पीटीआई जेल में बैठकर जी चुका, कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। एनओसी हो ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। इमरान खान के वकला ने ये भी बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो हम फिर उन्हें खुद रिहा करेंगे। मैं आपकी क़यादत करूंगा और पहली गोली मैं खाऊंगा और आगे सबसे मैं होऊंगा। अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, ऐसी कौम मिलेगी और ना ऐसा जज्बा मिलेगा। राय साहब, बहुत ही अहम एक तरह से वार्निंग दी गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से। आपको क्या लगता है कि कितना आसान हो पाएगा अली अमीन गंडापुर का लाहौर में जलसा करना? और लाहौर में ऑब्वियसली वो तो कह रहे हैं कि आप अटक्का पुल क्रॉस करके दिखाएं, देखिए हम आपके खिलाफ क्या करते हैं।
और वहां से बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, तो लाहौर में जलसा कैसे होगा? या फिर ऐसा ये स्टेज के ऊपर जलसों में ऐसी ही गुफ्तगू होती है, आवाम को जब आपके सामने हजारों का मजमा हो तो उनको ऐसी ही बातें पसंद आती हैं? इसमें कोई हकीकत आपको लगती है कि ये 15 दिन के बाद, चूंकि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि तुसी 15 दिन च रिहा हुन करा के वखाओ, और ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनमें उनका प्यार करने वाला कोई बोल रहा था। राय साहब? देखें आशफी साहब, चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में 23-24 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में ही पैदा हुआ, तो इस्लामाबाद के बहुत से इलाकों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये जो PTI का जलसा हुआ जो कि एक सुनामी में बदल गया, ये इस्लामाबाद के मरकज़ी इलाके इनके बहुत नवा में था, और इस जगह को आप इस्लामाबाद नहीं कह सकते। लेकिन उसके बावजूद इस कठपुतली हुकूमत को इतना खौफ था कि इस्लामाबाद जाने वाले जो मरकज़ी रास्ते हैं, जो कि अमूमन तहरीक लब्बैक का धरना हो तो उस वक्त बंद किए जाते हैं, ये तमाम रास्ते उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करके बंद कर दिए गए। लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सके। इस्लामाबाद में एम्बुलेंस की गाड़ियां रास्ते बंद होने की वजह से, ये एम्बुलेंसेज जो हैं ये रास्ते में फंसी रहीं, और लोग जो हैं वो घंटों तक ख़वार हुए, सिर्फ इस वजह से कि इस कठपुतली हुकूमत को ये खौफ था कि ये जो इतना बड़ा सुनामी है, अगर कोई कॉल आ गई कि यहीं से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए, रेड जोन की जानिब या अडियाला जेल की जानिब, तो ये सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल होगा, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और अहम नुक्ता ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फजलुर रहमान एक धरना लेके इस्लामाबाद आए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनके धरने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। इसी तरह बिलावल जरदारी एक नाम नहाद लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे, जिसमें लोग तो शरीक नहीं थे, सिंध पुलिस के एहलकारों को वो लेके आ गए थे, लेकिन खान साहब ने कोई रुकावट नहीं डाली। और PDM ने भी एक लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद में, जलसे तो उन्होंने किए, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, तो PDM ने जो एक कलेक्टिव लॉन्ग मार्च करना था मिलकर, वो लॉन्ग मार्च नहीं हो सका था। लेकिन उनके जलसों में खान साहब ने कोई रुकावट नहीं डाली। तो ये आज ये कहते हैं बड़ी ढिठाई के साथ कि इमरान खान साहब तो जमहूरी नहीं है, लेकिन ये कठपुतली हुकूमत जिसने पूरा शहर बंद कर दिया, पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट और मीडिया बंद कर दिया। एक चैनल ABN न्यूज़ ने ट्रांसमिशन में इमरान PTI का ये जलसा दिखाने की कोशिश की तो उसको ऑफ एयर कर दिया, तो ये खुद को जमहूरी कहलाते हैं। अब आ जाएं कि अली अमीन गंडापुर ने नहीं, तो फिर तो YouTube पे जो दिखाया है, आपको पता है कि हर चैनल ने दिखाया YouTube पे पूरे का पूरा जलसा, उसे भी फिर सब तमाम चैनल्स को ऑफर करें। देखें आशमी साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, जो भी स्क्रिप्ट लिख के देता है इस्टेब्लिशमेंट को, उसको कान पकड़वाने चाहिए और मुर्गा बना के 100 दफ़ा नहीं, कोई 1 करोड़ दफ़ा उठक बैठक करवानी चाहिए कि तुम किस किस्म के कमज़ोर स्क्रिप्ट हमें लिख के देते हो कि हमारा हर स्क्रिप्ट नाकाम हो जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब का नाम TV चैनल्स पर नहीं चलेगा। ये किसका फ़ैसला था? ये इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था। इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी के हवाले से, यानी फ़ौज की एक एजेंसी के हवाले से। तो ये जो एक हसास इमारत है, ये इस्लामाबाद में वाक़ है, जहाँ पे हम न्यूज़ का दफ्तर है, इसके अक्रॉस द रोड एक हसास एजेंसी का दफ्तर है आपारा के करीब। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हुई आशमी साहब, यहाँ मीडिया मालकान को बुलाया गया और मीडिया मालकान को बुलाकर कहा गया कि अब इमरान खान का नाम आपके TV चैनल्स पर नहीं चलेगा। वहाँ पे कुछ सवालात करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि अब फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब का नाम नहीं चलेगा। बहरहाल उसके बाद बानी PTI कहकर, क्योंकि मीडिया को पता था कि अगर इमरान खान साहब का या PTI की खबर नहीं चलेगी तो उनको इश्तिहार कहाँ से मिलेंगे, उनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। तो फिर बानी PTI कहकर TV चैनल ने एक रास्ता निकाला। लेकिन हर शो जो है, हर जो TV शो है, वो बानी PTI के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। 2000 के करीब वीलॉग जो हैं
ये हर रोज़ जो होते हैं, जिनमें नून लीग के और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी भी करते हैं, वो भी इमरान खान साहब के टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन के बगैर वो वी लॉग नहीं कर पाते। तो इसलिए अच्छा, हम तो उसी टेक्निकल करना शुरू कर छड़ी हैं, जी, टैग्स और डिस्क्रिप्शन। ये अली अमीन गंडापुर ने जो किया है साहब, ये एक मेरा सवाल ऐड कर लूं, नहीं एक चीज इसमें ऐड में कर दूं कि आपको लगता है ये कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी प्रेशर है? बिकॉज जब ये जलसा 22 अगस्त का जब पोस्टपोन हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने उसको ये कहा था कि जनाब मेरे ऊपर तो पहले ही बड़ा प्रेशर है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नथी किया जाता है, तो ये पैगाम मैं नहीं लेके जाऊंगा, आप जाने और आपका काम जाने और किसी और को भेजें। तो इस प्रेशर को भी आज उन्होंने जिस तरह मुखातिब करते हुए कहा है, और वर्दियों का जिक्र किया, हमारे खानदान में 2 वर्दियां और फिर घर में लटकी हैं, ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। तो दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट कि आज वो खुलकर बोले, या फिर जलसों की जुबान ऐसी ही होती है? अच्छा, मैं आता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब, लेकिन जो आपने कहा कि टीवी चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर ये जलसा दिखाया, तो वो इसलिए दिखाया कि टीवी चैनल्स के वहाँ से डॉलर बनने थे, और अब इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना चाहिए, क्योंकि मैं ये फिगर्स देख रहा था हाशमी साहब, कि सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल, यानी बाकी जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनको छोड़ के सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, तो बैक वक्त, यानी जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो तो सिर्फ ये आप देख सकते हैं कि बैक वक्त कितने लोग देख रहे हैं। तो बैक वक्त भी 4 लाख से ज़ायद लोग बैक वक्त देख रहे थे, लेकिन जब उनका फाइनल फिगर आता है, जब वो लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होती है, तो मैं देख रहा था कि ये 90 लाख से ज़ायद लोगों ने सिर्फ जो टीवी चैनल्स हैं, यानी जो 8-10 बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स पर देखा, और तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब लोगों ने जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल लेवल पर सहाफ़ी चलाते हैं, उन पर देखा गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ऑडियंस थी इमरान खान साहब की और इस जलसे की, ये लगभग 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ के करीब थी। इतनी इसकी व्यूअरशिप थी पाकिस्तान में और अब्रॉड रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं। तो अब अच्छा, एक और भी काम हुआ, इसमें ऐड कर लेते हैं कि एक तो अरब न्यूज़ ने इसको बाकायदा कवरेज दी है। अल जजीरा की अगर आप जाके उनकी वेबसाइट पर देखें तो वहां पर भी राय साहब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया गया है, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ऑब्वियसली इस हुकूमत की उस वस्तायत को इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि किस तरह से रोका गया। कमाल हैदर ने इस्लामाबाद और काफ़ी अरसे से वो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और शुमाली इलाका जात में मैं और ये भी काफ़ी इलेक्शन के दिनों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो उनकी अगर आप रिपोर्ट को देखें तो बताया ही जाता है उसमें, राय साहब पाकिस्तान का मीडिया तो वही बोलेगा जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत कहेगी, क्योंकि इश्तिहारात का मसला जो आपने बात कही, लेकिन आप इस मीडिया को फिर या तो ब्लैकआउट कर दें जो असल पिक्चर दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे टाउट किस्म के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपने ट्विटर पे जाकर कहा कि कोई ड्रोन फुटेज दिखा दो, कुछ बता दो कि बंदे कहाँ से हैं, आए या नहीं आए, और आप 5 कनाल का, ये अल्फाज हैं मुसद्दिक मलिक है कि 5 कनाल का आप प्लॉट नहीं भर सके, और आप बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे वो फुटेजेस दिखाई हैं जहां पर लोग आ रहे हैं, काफिला चल पड़ा। मुझे तो राय साहब ये लगता है कि ये जगह वाला मामला अब रहा ही नहीं है। अगर इमरान खान के बगैर लोग लीडरलेस सड़कों पर आ सकते हैं, उसके नाम पर आ सकते हैं, अगर पूरे का पूरा इमरान खान आ गया तो फिर क्या होगा? आज मगरिब के मीडिया ने इमरान खान का जो करिश्मा है उसे इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाया कि ये जो करिश्माती शख्सियत जिसका नाम इमरान खान है, उसके नाम को लेकर लोग किस तरह सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए हाशमी साहब, अल जजीरा और अरब न्यूज़ की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, और इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि किस तरीके से इस जलसे से पहले पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया था, किस तरह से इस्लामाबाद को कंटेनर्स का एक कला बना दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की मोहब्बत में लोग इन तमाम रुकावटों को अबूर करके ये जलसा गाह तक पहुँचे, और एक ऐसी सिचुएशन में जब ये बिल पास करके कानून बना दिया गया था कि बग़ैर इजाज़त जलसे के 3 साल सज़ा, और ये सज़ा 10 साल भी हो सकती है, और पीटीआई का झंडा उठाने पर आपको पॉइंट आउट कर लिया जाता है, और उसके बाद आपके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन इतने दहशत के माहौल में एक मरतबा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और उसके बाद 8 सितंबर 2024 के सुनामी जलसे में अवाम ने उन तमाम किरदारों, जिनमें जस्टिस फायज ईसा, जिनमें सिकंदर सुल्तान राजा, और वो तमाम किरदार जो कि
इमरान खान साहब को इस सिस्टम से माइनस करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक साल में 2 मरतबा 8 फरवरी और 8 सितंबर को अवाम ने उनको अपने वोट की ताकत से और अपनी जमहूरी ताकत से उनको माइनस कर दिया है। और नो डाउट ये एक बहुत बड़ा मैसिव सुनामी था। ये जो 22 अगस्त को जो जलसा होना था उससे ये एक बहुत बड़ा जलसा था। अब आ जाएं अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब। एक तो अली अमीन गंडापुर चूँकि केपी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और केपी के वज़ीर आला हैं, तो केपी में साबिक फाटा भी है जो कि रियासत और फ़ौज के लिए बड़ा हसास इलाका भी है। तो इसलिए ये ख्वाजा आसिफ जो कि जाली इलेक्शन जीते हैं 2018 के इलेक्शन में जनरल बाजवा के फ़ोन पर और इस मरतबा भी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से, तो ये ख्वाजा आसिफ जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब रंगबाज कहते हैं, ये हमेशा अपनी रंगबाजी के मुतल्लिक लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरते हैं। ख़वातीन के मुतल्लिक भी नाजेबा रिमार्क्स देते हैं। अब इनके और अली अमीन गंडापुर के सियासी कद काठ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के सामने एक छोटे से ना नज़र आने वाले सियासी बोने हैं। अली अमीन गंडापुर केपी के चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी पार्टी को बदतरीन जबर के बावजूद केपी में 90% लोगों की हमायत हासिल है, 90% वोट पड़ा है। और ख्वाजा आसिफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन की मदद, जस्टिस फैज ईसा की मदद के बावजूद रिहाना डार साहिबा से 50,000 से ज़ायद वोटों से ये इलेक्शन आ रहे हैं। इससे पहले उस्मान डार से भी इलेक्शन आ रहे थे। तो वो एक सियासी बोने हैं, पहले उनको अपना सियासी कद काठ देखना चाहिए, उसके मुताबिक उनको बात करना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि आ जाएं और अटक पुल इनको क्रॉस नहीं करने देंगे, हाशमी साहब इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज बोले हैं, उन्होंने कहा है कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये उन्होंने कहा, फिर पख्तूनों की रवायात का हवाला दिया कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में इमरान खान साहब का ट्रायल होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक हम देखेंगे। 2 हफ्ते में चूँकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने बोगस केसेस थे वो कानूनी तौर पर पहले ही ख़त्म हो गए हैं, तो खान साहब की रिहाई ना हुई तो फिर हम अगला लाया अमल जिसमें अडयाला जेल के बाहर धरना भी हो सकता है, जिसके मुतल्लिक एक और स्टोरी भी हम शेयर करेंगे कि वो कब होगा, तो उसका भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और दूसरा, ये जो बड़के मार रहे हैं ये नून लीग के 2 नशिस्तों वाली ये नून लीग, जिसकी इंटरनेशनल एक सर्वे में बताया गया कि अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता तो नून लीग को कुल मिलाकर 2 नशिस्तें मिलती, कुल मिलाकर 2 नशिस्तें। तो ये 2 नशिस्तों वाली नून लीग 90% आवाम की हमायत रखने वाली पीटीआई को ये कह रही है कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो है खुदा न खास्ता इसके हिस्से बखरे करवा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सूबाइयत, इलाकाइयत का नफरत का बीज बो रहे हैं। यानी पख्तूनों को कह रहे हैं कि आप अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, आपको बताएंगे। और भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, 2 नशिस्तों वाले ख्वाजा आसिफ जो हैं, जो अपनी नशिस्त हारे में नून लीग, जिनके अपने लीडर नवाज शरीफ अपनी दोनों नशिस्तें हार गए, पूरी दुनिया इनको जलीलो रसवा कर रही है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि नवाज शरीफ ये लाहौर वाली नशिस्त के मुतल्लिक मौक़िफ़ नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन तो खैर अब राय साहब, तो इनकी क्या वजह है की बकायदा जी एक तो पतन ने तो बकायदा अब एक जो अपना एक मुतालबा भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने रख दिया है। और आज से ठीक 2 हफ्ते पहले जब यहाँ पे बनी साहब मौजूद थे तो मैंने उनसे भी ये कहा था कि आप ये मामला अदालतों में लेकर जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम इस पे करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिंस देन अब ये मुतालबा पतन की तरफ से भी आ गया है कि इस इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुमोटो एक्शन ले रहा है। सब जो रोके, अच्छा मैं बस एक सवाल ये करना चाहता हूँ, मुझे आप जवाब दें कि कौन रोकेगा अटक पुल क्रॉस करने से जो केपी से सुनामी आएगा? क्या अपने लोगों को ये चाहते हैं कि हम रेंजर्स को इस्तेमाल करें, अपने लोगों के खिलाफ ये फौज के कंधे पर रख के बंदूक चलाएं, अपने लोगों को गोलियां मारें, अपने लोगों को गोलियां, आज एफसी को बुलाया गया जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये तो इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होगा। इस कठपुतली हुकूमत ने तो अपने आबाई वतन रवाना हो जाना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई रोक सके। ये इससे पहले भी कहा गया था, बड़े दावे किए गए थे कि इमरान खान साहब 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो 2/3 अक्सरियत से लोगों ने जितवा दिया। ये जलसा नहीं हो सकता, लोगों ने लाखों की शिरकत करके जलसा भी कामयाब करवा दिया। तो ये इनकी बढ़के रह जाएंगी
और इनका हशर वही होगा जो कि बांग्लादेश की हुक्मरान का हुआ है, हसीना वाजिद का, और जो श्रीलंका के हुक्मरानों का हुआ है, जिनको आखिर में फौजी जहाज़ों और फौजी हेलीकॉप्टर में मुल्क से फरार होना पड़ा है। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा कि हमारा आधा मुल्क जो है वो हमसे जुदा हो गया, और जिस मुल्क के हवाले से हम सियासत करते हैं और जिस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, खुदा न खास्ता 71 में जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा। लेकिन ये जो जिस सवाल की तरफ मैं आना चाह रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब को अगर आप देखें ना, तो वो ये कहते हैं कि 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना, ख्वाजा आसिफ ने ये रद्दमल दिया है, और अगर उसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर ले, या मानेंगे कि दहशतगर्द के हलीफ हैं, अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हदायत पर आए थे? जलसे में रंगबाजी करते हो। इस्लामाबाद के इलाके संजानी के मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की रिहाई के लिए हुकूमत को डेडलाइन देते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा, अच्छा ये रंगबाजी, हमने तो बनारसी ठग देखे थे राय साहब, ये तो इन्होंने तो उनका भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। हमने बहरूपिये देखे थे, ये लफ्ज़ बहरूपिया भी शायद शर्मिंदा होगा कि किस किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमें भी बदनाम कर दिया, हम इतने भी ख़राब नहीं हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब रंगबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के लिए। राय साहब, आपको याद है ना कि वो स्टोरी हमने की थी कि उस पर क्या हुआ कि बाकायदा तौर पे अली अमीन गंडापुर का एक इंटरव्यू भी आया, लेकिन उससे पहले ही हम ये रिपोर्ट कर चुके थे अपने ज़राए से, जब हमारी बात हुई कि इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं नहीं बात करूंगा, आपको खुद बात करनी पड़ेगी, चूंकि ये इमरान खान के जलसे की कॉल है और मुझे आप ख़राब मत करें। तो फिर 2 मजीद लोगों को भेजा गया। अब ये बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे पहले जब ये इमरान खान ने इनको कहा था कि जब तुम्हें रिलीफ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो आज बेहतर ये होता कि तस्वीर तुम उस वक्त खिंचवाते। तो शायद ये उस वक्त का जिक्र करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है। आज 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल में राय साहब कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई कि मुल्क की मईशत को ठीक कैसे करना है। यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सीजन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन ज़रा ताकतवर है, ताकतवर से ज़्यादा भी कोई ताकतवर है, अगर कोई सामने आता है तो उसे कुचलने की कोशिश की जाती है। तो शायद ये मामलात अब इस हुकूमत के कंट्रोल से निकल गए हैं। हमें तबाही नज़र नहीं आ रही मईशत में जो कुछ हो गई है। राय साहब, IMF के हवाले से हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये बयान बड़ा ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि इमरान खान ने IMF की डील को सबोताज करने की कोशिश की, लेकिन ये कह रहे हैं कि PDM के दौर में IMF पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहता था। PDM के दौर में, यानी जब उनकी हुकूमत थी, ये अल्फाज हैं इसहाक डार साहब के, तो हम इसका क्या मतलब लें? IMF इसके ऊपर जवाब देगा, या फिर IMF को अब सोचना पड़ेगा कि जनाब हमारे ऊपर इल्ज़ाम उस मुल्क का एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है कि हम इसको दिवालिया करना चाहते थे। एक तो इसका मैं चाहूँगा आप जवाब दें, और दूसरा ये जो रंगबाजी वाला मामला है, और सियालकोट से जो ये इस वक्त रंगबाजी का नारा लगाया जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। देखें हाशमी साहब, अली अमीन गंडापुर के जो 2 इंकशाफात हैं ये बड़े अहम हैं। एक तो इन इंकशाफात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि चूँकि वो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, और ज़ाहिर है कि पेशावर में एक कोर भी बैठी है, यानी एक कोर कमांडर भी हैं, और KP जो है ये हमेशा से दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा रहा है। इसी तरह साबिक फाटा भी, जो कि अब KP में जम है। तो ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेशन, यानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और एक चीफ मिनिस्टर के दरमियान एक जो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वो तो बिल्कुल होना चाहिए। और वो वर्किंग रिलेशनशिप अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस्तवार कर रखा है, तो इस पर इमरान खान साहब को भी कोई एतराज़ नहीं है, और किसी पाकिस्तानी को या PTI के किसी कारकुन को एतराज़ नहीं है। यहाँ तक कि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा कि PTI के लोगों को अली अमीन गंडापुर पर एतमाद है कि अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं तो ये राब्ते पार्टी के मफाद के लिए और इमरान खान साहब के मफाद के लिए इस्तेमाल होंगे। ये तासुर उन्होंने दिया कि ये नहीं है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। अब चूँकि अली अमीन गंडापुर से किसी न किसी लेवल पर बीइंग चीफ मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को ये इंकशाफ करना पड़ा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें कि 22 अगस्त का जलसा वो मुलतवी कर दें। और अली अमीन गंडापुर ने इसके मुतल्लिक बताया कि हाँ, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी, और फिर खान साहब ने भी अपनी लेटेस्ट मीडिया टॉक में कहा कि हाँ, मेरी मिन्नतें की गई
कि 22 अगस्त को जलसा मुलतवी कर दें, 8 सितंबर को कर लीजिएगा। लेकिन अब 8 सितंबर को भी जो फिस्तायत दिखाई गई है, ये पूरी कौम ने देखी है कि किस तरीके से पूरे इस्लामाबाद को सील किया गया। अब जो आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं, ये इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी वो नहर में छलांग लगाने की, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया, ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नहर के पानी में छलांग लगा के वहाँ पे डूबने से अच्छा है कि आप शर्म के पानी में डूब के मर जाएं। ये इस्तारतन कुछ लोगों ने उनको कहा कि भाई आप 2 दफ़ा इलेक्शन हारे हैं, दोनों दफ़ा आप आर्मी चीफ्स की मदद से, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्शन जीते हैं, एक मरतबा थोड़ी अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते। और हाशमी साहब इनका वो बीपर मैंने खुद सुना है, जियो न्यूज़ पर इलेक्शन की रात इन्होंने, जब ये रिहाना डार साहिबा से आ रहे तो इन्होंने एतराफ़ शिकस्त किया। जियो न्यूज़ समेत सारे चैनल ने इनकी शिकस्त की खबर चला दी। इनको जियो न्यूज़ ने फ़ोन पे लिया तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हारा हूँ, और पीटीआई के लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल आए कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पीटीआई के लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। लेकिन बाद में ओवरनाइट इनका रिजल्ट तब्दील किया गया और इनको जितवा दिया गया। तो पहले अगेन मैं ये कहता हूँ कि अपना सियासी कद काट देख लें, अपने गिरबान के अंदर झांक लें। अच्छा साहब, इससे मुतल्लिक ना एक और भी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में एक खास बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान का ताल्लुक जो है वो एक खास लॉबी के साथ है, और इस लॉबी को ऑब्वियसली इसराइल के साथ जोड़ा जाता है। अब इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कोट एंड कोट, एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि इधर से शेलिंग शुरू होती है, कुछ लोगों ने पथराव किया, जो इल्ज़ाम है, जो वीडियोस नहीं आई पथराव करने की, लेकिन शेलिंग करने की जो वीडियोस हैं राय साहब वो ज़रूर देखी। फिर एफसी को भी तलब कर लिया गया मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामाबाद के। तो एक विंडो में वो शेलिंग की वीडियोस दिखाई जा रही थी, और दूसरी तरफ राय साहब क्या हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब का पैगाम चल रहा था, और वो बार बार जो लॉबी है जिससे इमरान खान को मंसूब किया जाता है उसका जिक्र कर रहे थे कि देखें वहाँ के एक अखबार ने इनके बारे में इनकी हकीकत को कैसे दुनिया के सामने लेकर आए। अच्छा, यही बात उससे पहले नून लीग के मुतादिद लोग जो है वो कर चुके हैं। एक राना सनाउल्लाह ने भी कहा, यानी ये कहीं ना कहीं जो इनका थिंक टैंक है, जहां से खबर निकलती है कि आज किसने किस टेलीविजन प्रोग्राम में जाना है, कौन पैगाम जारी करेगा, इमरान खान को कैसे हिट करना है, जो आर्सेनल तैयार किया गया है इमरान खान के खिलाफ लफ्जों का, वो वहां पर ही प्लानिंग की जाती है। फिर राना सनाउल्लाह का बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान, और फिर उसके बाद अगर ऐसा आप देखें तो इनकी पार्टी के दीगर लोग भी यही बयानियां आपको बनाते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने उस आर्टिकल का जिक्र भी किया जो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर लिखा गया। अगर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की रहा है साहब इस आर्टिकल के हवाले से, और अनूर बेशिरोवा, ये टाइम्स ऑफ इसराइल में इन्होंने तकरीबन कोई 3-4 के करीब ब्लॉग्स लिखे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि ये प्रोफेशनल, आप कहें ना कि सर्विसेज देती हैं। फाइवर एक वेबसाइट है जहां पर आप जाके जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्हें हायर भी कर सकते हैं फॉर एनी राइटिंग्स, ठीक है। अब इनका क्या किरदार है, ये कौन है, और क्या इस आर्टिकल के ऊपर सिर्फ रिलाई जो है वो किया जा सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ नहीं रुकते, वो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जिस शहर में मुजाहरा हुआ, फौज को टारगेट किया गया, ये बुनियादी चीज़ हमें लीड करती है कि अंदर से कुछ अफराद उनको डायरेक्ट कर रहे थे। इन मुजाहरों से मुताबिक लाजमी तौर पर इमरान खान की हिदायत थी। जो अफसोस बानी पीटीआई को था वो जनरल फैज को भी था। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इमरान खान के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाजे होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहाँ पर होगा। ट्रायल के वहाँ होने से मुतल्लिक इंसार अब्बासी की एक स्टोरी को अगर आप देखें तो ऊपर तो वो कैप्शंस देते हैं। जब उनसे पूछा गया शवाहिद है, उन्होंने कहा वैसे शवाहिद मौजूद नहीं है, क्या हो जाएगा। बयानात की रोशनी में 32 लोग हैं, 54 लोग हैं, फिर उसके बाद 185 लोगों का जिक्र किया गया। लेकिन शवाहिद वो अगर मौजूद थे तो राय साहब वो शवाहिद अदालतों में क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब ये मिलिट्री कोर्ट की ख्वाजा आसिफ बार बार जो है वो बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा राय साहब इसके साथ जो फजल रहमान साहब ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया वो भी हम डिस्कस कर लें और आप अपना जवाब इकट्ठा दीजिएगा। फजल रहमान ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर फजल रहमान को 7 खून भी माफ हैं। फजल रहमान को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा जी कि हम पाबंदी लगाएंगे मीनार पाकिस्तान पे, आज के बाद कोई जलसा नहीं करेगा। लेकिन फजल रहमान को सुरखाब के पर लगे हुए हैं
क्या ऐसी गिद्दड़ सिगी है इनके पास कि ये जनरलों के खिलाफ बात भी करते हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की बात भी करते हैं। आप जरा गौर करें इनके अल्फाज के ऊपर, इन्होंने किस तरह रियासत को ललकारा, रियासत को ये एक तरह से वॉर्न करते हैं कि हमने ना 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते। भाई नहीं करते तो असम्बली से बाहर आओ, तुम डीलिंग क्यों कर रहे हो? तुम सेनेट की नशिस्तों के ऊपर अपनी आंख लगा कर बैठे हुए हो, तुम गवर्नरशिप के ऊपर जो है अपनी तुम्हारी नजर टिकी हुई है, और फिर तुम वजारतों की बात करते हो। तो हम तुम्हारे इस पैगाम को क्या पैगाम समझें? हुक्मरानों और एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम है कि तुम्हारी असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। राय साहब, क्या इस मुल्क के अंदर कोई गैरत नाम की कोई चीज भी है? सियासी गैरत क्या इन लोगों में मौजूद है कि वो अपने इन बयानात को किस तरह से लेकर चलें? आज अगर आप ख्वाजा ये जो एहसन इकबाल साहब थे, उन्होंने भी वही बातें की जो राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने की, यानी कहीं सब ये इकट्ठे बैठकर एक बंदा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है क्योंकि इन्होंने उसके दर पर बैठ के उससे भीख मांगनी है वोटों की, तरमीम कर सके। क्योंकि मैं आज फैसल वाडा को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब हर सूरत में अब इस तकरीर के बाद जो अली अमीन गड्ढापुर ने की है, ये अपनी खैर मनाएं, और अब ये अपना जो इन वजारत आला है इनसे ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो आप कैसे देखते हैं राय साहब एक फैसल वाडा के बयान को, फिर इस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे फजलुर रहमान का जो स्टांस है, और फिर इमरान खान के खिलाफ जो ये खास लॉबी के साथ एफिलिएशन बार बार जो है वो जोड़ते हैं? देखें आशमी साहब, एक तो इसराइली अखबार में जो एक ब्लॉग लिखा गया, इसके मुतल्लिक 3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स को समझा देता हूँ, क्योंकि अखबार के अंदर एक टर्म यूज़ होती है एडिटोरियल, यानी इदारिया, और ये इदारिया जो है ये अखबार की पॉलिसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अखबार के जो मुदीरान, जिनको एडिटर्स भी कहते हैं, तो एडिटर्स का जो बोर्ड है या जो एडिटर्स हैं ये इदारिया लिखते हैं, और इसकी पूरी ओनरशिप, इसकी पूरी जिम्मेदारी अखबार लेता है। उसके बाद एक और जो राइटिंग की शक्ल है वो है कॉलम्स। अब जो कॉलम नवीस होते हैं, इनमें से कुछ कॉलम नवीस ऐसे होते हैं जो कि किसी भी अखबार के बाकायदा तनख्वाहदार होते हैं, यानी कॉलम नवीस अपना कॉलम लिखता है, अखबार उनको तनख्वाह देता है, और अगर कोई कॉलम नवीस हकायक के बरक्स कोई ऐसी चीज़ लिख दे तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बड़ी शिकायत आ जाए तो अखबार उस कॉलम नवीस को निकाल सकता है, उसकी तनख्वाह रोक सकता है, या उसके कॉलम शाया करना बंद कर सकता है। ये होते हैं कॉलम नवीस। और कुछ होते हैं जो कि वैसे ही कॉलम लिखते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉग हैं ये कोई भी शख्स किसी भी अखबार को या किसी भी वेबसाइट को अपना ब्लॉग भेज सकता है, और फिर उस अखबार पर मुनसिर होता है कि जहां उसके पास स्पेस होती है, इसको आप ये कह लें कि ओपिनियन कॉर्नर भी होता है, इसी तरह जो आपके कारीन हैं उनको भी मौका दिया जाता है। तो ये जो ब्लॉग लिखा गया है, ना तो ये कॉलम था, ना ये एडिटोरियल था, यानी ना ये अखबार की अपनी राय थी, ना ये किसी कॉलम नवीस की राय थी। और इस ब्लॉग में ये लिखा गया कि ऐसी इतलात हैं, ऐसी इतलात आती रही हैं, ऐसी इतलात आती रही हैं। मैंने पढ़ा ये पूरा ब्लॉग, ऐसी इतलात आती रही हैं, यानी किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं। और साफ पता चलता है कि ये जो नाम नेहाद ब्लॉग है, ये बहुत से लोगों से इस तरह के ब्लॉग लिखवाए जा सकते हैं कि ये ब्लॉग जो है, जैसे आपने कहा कि उनको हायर भी किया जा सकता है किसी ब्लॉगर को, तो ये उसी किस्म का जो है ये ब्लॉग लगता है। इसलिए इसमें बहुत जो मुज़ीका खेज़ बात है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ये कठपुतली हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब जो हैं ये यूरोप के और मगरिब के एजेंट हैं, ताकि पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान साहब के खिलाफ उकसाया जाए। और यूरोप, मगरिब, अमेरिका उनको ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो पाकिस्तानियों के बड़े हमदर्द हैं, ये तो बड़े इस्लामी हैं, बड़े मज़हब पसंद हैं। तो मगरिब को इमरान खान साहब के इस पहलू से डराने की कोशिश करते हैं, तो इन पर तरस आता है। यानी कभी इमरान खान साहब को कहते हैं कि मजहबी हैं, कभी कहते हैं कि ये मगरबी जो लॉबी है उसके एजेंट हैं। तो बहरहाल दूसरा जो आपने कहा कि फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसमें हाशमी साहब सबसे अहम पहलू ये है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट पहले ही बेपनाह दबाव में है, इस्टेब्लिशमेंट पर हर तरफ से तनकीद हो रही है। आज जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए इस जलसे को रोकने के लिए, उसके बावजूद लोग खौफ के बुत तोड़ के जितनी बड़ी तादाद में गए हैं, ये ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक असेसमेंट होगी, उनके अपने थिंक टैंक्स होंगे और उनको पता चल गया होगा
कि लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे और इतने जबर के बावजूद लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आए तो एक तो फजलुर रहमान इसका पूरा फ़ायदा उठा के इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके, इस कठपुतली हुकूमत को ब्लैकमेल करके मज़ीद अपनी जो बड़ी देग है हलवे वाली उसको मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़े कढ़ाई में, बहुत एक मेगा कढ़ाई में बदलना चाहते हैं। और दूसरा, इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि पीटीआई कानून आइन और ज़ाब्तों के अंदर रह के एक पुरम जमात के तौर पर, जमहूरी जमात के तौर पर जदोजहद करती है, लेकिन फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जब भी आप कार्रवाई करेंगे तो ये अपने जो मदारिस के बच्चे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर आप कानून के मुताबिक चलें तो आप पर दहशतगर्दी के मुकदमे, आप अगर बराह रास्त फजलुर रहमान ये कहें कि हमारे पत्थरों का रुख GHQ की जानिब होगा, एक हमारे ईंट उठा के उखाड़ के देखें, हम इनकी ईंट से ईंट बुझा देंगे, लेकिन वहाँ पे आप जो हैं किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के बजाय आंखें दूसरी तरफ फेर लेते हैं, तो ये तो फिर डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। तो इसलिए फजलुर रहमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा जो आपने आखिरी नुक्ता कि क्या अडयाला जेल के बाहर धरना होगा या नहीं होगा, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अक्टूबर में हमारा रुख जो है वो अडयाला जेल की जानिब होगा। और अगर ये एक पॉइंट बहुत करीब आने वाला है, क्योंकि इसको आप देखें मिड अक्टूबर जहाँ पे जस्टिस फाइज ईसा की रिटायरमेंट और नवंबर में जो सिचुएशन पैदा होनी है, जो अगले प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो इस सूरत हाल में ये अक्टूबर की डेट बहुत अहम है। और जिस दिन ये फैसला कर लिया गया कि अक्टूबर अडयाला जेल के बाहर धरना देना है, तो हाशमी साहब उस धरने को भी कोई नहीं रोक सकेगा। या इमरान खान साहब की रिहाई होगी या फिर इमरान खान साहब को मिन्नत तरले करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।